Good morning, students. Yesterday we have completed frequency distribution with unequal classes. यानी अगर क्लास इंटरवल आपका अलग अलग होता है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है. And today we were supposed to start frequency array. Frequency array means ordered series of frequency, जिसमें क्रमबद्ध रूप से उनका अरेंजमेंट किया गया हो. फ्रीक्वेंसी एरे का जो कंटेंट आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, और फिर उसमें अगर कोई डाउट लगे आपको तो पूछ लीजिएगा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हमें पता है जो दो भागों में डिवाइडेड होते हैं उसे हम बाइवेरिएट कहते हैं. जो दो भागों में डिवाइडेड वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब हम इस लेसन के कंक्लूजन तक पहुँचते हैं. The data collected from primary and secondary sources are raw और unclassified. प्राइमरी सोर्सेज से जो हमें डाटा मिलता है वो रॉ होता है, यानी उसे किसी भी रूप में यूज़ नहीं किया गया होता है, तो वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होता, या ये कहना चाहिए वो क्लासिफाइड नहीं होता. वंस द डाटा आर कलेक्टेड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लासीफाई दैम. एक बार हमारा डाटा कलेक्ट हो जाए तो हमें उसकी नीड के हिसाब से कि हमारा क्या ऑब्जेक्ट हमें फुलफिल करना है, हमें उसे कैटेगराइज करना पड़ता है. चाहे हम उसको मेल फीमेल में डिवाइड करें, चाहे हम उसको एज के हिसाब से डिवाइड करें, चाहे हम क्वालिफिकेशन लेवल के हिसाब से डिवाइड करें, चाहे रीजन या जोन के हिसाब से जहाँ उनका रहना होता है वहाँ से डिवाइड करें. The next step is to classify them for further statistical analysis. Classification brings order in the data. Classification की वजह से एक क्रम बन जाता है डाटा का, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में. अगर हमें किसी भी पॉपुलेशन को रिकॉर्ड करना होगा तो हम जब उसको क्लासीफाई करेंगे तो हम जैसे पहले कम एज का है, जो 1 साल का बच्चा है, फिर 2 साल का बच्चा, इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, तो इससे उसकी काउंटिंग और उनकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है. तो जब भी हम किसी डाटा को क्लासीफाई करेंगे पहले उसको ऑर्डरली अरेंज करेंगे फिर क्लासीफाई करेंगे. The chapter enables you to know how data can be classified through frequency distribution. आपने इस चैप्टर में ये सीखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम किस तरीके से किसी भी डाटा को, किसी भी रॉ डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. इस मैनर में कि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल बना सकें. वंस यू नो द टेक्निक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जब एक बार आपको तरीका समझ में आ जाए कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाना है, इट विल बी ईजी फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपके लिए आसान हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना. बोथ फॉर कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स, कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए भी और डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए. डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो होल नंबर जो फ्रैक्शंस में नहीं होते, डेसिमल्स में नहीं होते. और कंटिन्यूस वेरिएबल्स वो फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, वो डेसिमल्स में भी हो सकते हैं. तो चाहे कंटिन्यूस वेरिएबल्स हो चाहे डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो, उन सब का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेशन पॉसिबल हो जाता है. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या समझा, क्या होता है कि किसी भी रॉ डाटा में कोई एक नंबर या कोई एक फिगर कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो जो उसका नंबर होता है दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्नड दैट दे आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा. पहले हमने पढ़ा कि जो ये डाटा है वो कलेक्ट कैसे किया जाता है, फिर हमने पढ़ा दैट फ्रॉम व्हाट सोर्सेज दे आर कलेक्टेड. उसके बाद हमने पढ़ा कि इस डाटा को ऑर्गेनाइज हम क्लासीफाई करके करते हैं. फिर हमने पढ़ा कि इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है. फिर इस फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन से हम पता लगाते हैं कि कोई भी नंबर या कोई भी फिगर हमारा कितनी बार रिपीटेटिवली यूटिलाइज किया जा रहा है, और उसकी मदद से एक ऑर्डर अरेंजमेंट प्रिपेयर होने की वजह से हम इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इस एनालिसिस के बाद हम इजीली इस पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके उसका एवरेज, उसका कोरिलेशन, उसका इंडाइसिस नंबर, ये सब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमने सीखा कि जो भी सीरीज़ हमारी प्रिपेयर होती है वो एक इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ सीरीज़ प्रिपेयर हो सकती है और एक्सक्लूडिंग फॉर्म ऑफ सीरीज़ प्रिपेयर हो सकती है. 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये अगर सीरीज़ है हमारे पास तो इसमें हम 0 से 10 में हम जो फिगर ऐड कर लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, वो 10 से 20 में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 10 वाला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 से 10 की कैटेगरी में आ जाएगा. तो 10 से 20 की कैटेगरी में उसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि काउंटिंग डबल हो जाएगी इस तरीके से. तो इसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ये एक्सक्लूडिंग फॉर्म ऑफ सीरीज़ हो गया. अब 0 से 10, 11 से 20, इसमें 0 से 10 तक का ही डाटा आएगा और 11 से 20 तक का ही डाटा आएगा. तो ये इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ सीरीज़ है, क्योंकि इसमें जो भी नंबर फ्रीक्वेंसी का होता है वो इसमें एडअप होता है.
इसके अलावा हमने ये सीखा कि जो डिफरेंस आया 0 से 10 और 11 से 20 के बीच में 1 का, इस 1 के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए इस 1 को मतलब उसके सब्ट्रैक्शन को, अपर लिमिट लोअर लिमिट के सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करते हैं 2 से। यहाँ 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करा तो 0.5 आएगा। अब इस 0.5 को हम अपर लिमिट में ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे। तो अपर लिमिट में ऐड किया तो 0 से 10 में 0.5 ऐड किया तो 0 से 10.5 हो जाएगा। लोअर लिमिट जो हमारी है वो 11 से बिगिन होती है, तो 11 में हमने 0.5 माइनस किया तो वो क्या बन जाएगा 10.5। तो अब हमारी जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी 0 से 10.5 और 10.5 से 20.5। तो इस तरीके से हमारी रेंज सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाती है और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। दिस इज़ व्हाट यू हैव लर्नड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. The chapter is over. So I would expect if any queries are there, you please drop them in the text box so that I can solve those queries through Google Meet. And if none of them are there, then I'm expecting you to solve all the back questions given at the back of it. Thank you. Have a great day. Bye.